दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। दोस्तों जय भीम इसलिए क्योंकि आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को है दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है वह समर्पित है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह चर्चा किसी जाति विशेष, समाज विशेष को लेकर के नहीं की गई है। यह चर्चा बहुत ही संतुलित वे में बाबा साहब को अच्छे से समझने की कोशिश है और बाबा साहब की प्रासंगिकता आज क्यों है, आगे भी क्यों रहेगी, इन सब चीजों की पड़ताल आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बाबा साहब के जन्म की। तो बाबा साहब का जो जन्म है वह हुआ एमपी के महू में, और दोस्तों महू में हुआ इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म महू छावनी में हुआ क्योंकि इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सैनिक थे और एमपी में ही तैनात थे। दोस्तों अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की बात करते हैं। महापरिनिर्वाण इसलिए क्योंकि अंबेडकर साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए बौद्धों में मृत्यु को एक रवायत के तौर पे महापरिनिर्वाण जैसे शब्द से संबोधित किया जाता है। तो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 6 दिसंबर को ही दोस्तों 1956 में नई दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया था। दोस्तों बाबा साहब के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश आर्मी में एक सैनिक थे। उनकी मां भीमाबाई सकपाल एक गृहिणी थी। दोस्तों अंबेडकर साहब के वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनकी पहली पत्नी, जी हाँ 2 पत्नियां थी इनकी। तो पहली पत्नी रमाबाई थी जिनसे इनका विवाह 1906 में हुआ और रमाबाई का निधन 1935 में बीमारियों के चलते हो गया। दूसरा विवाह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया दोस्तों डॉक्टर सविता अंबेडकर से। दोस्तों तस्वीर में आपको बाबा साहब एक तरफ दिख रहे हैं और एक तरफ एक स्त्री हैं जिनका नाम था दोस्तों रमाबाई। और रमाबाई दोस्तों बाबा साहब की पहली पत्नी थी। ठीक है, ये पहली पत्नी थी। और बात कर रहे थे हम डॉक्टर सविता अंबेडकर की, तो सविता अंबेडकर का भी चित्र आपको दिखा देता हूं। दोस्तों वीडियो में आपको जो ये चित्र दिख रहा है बाबा साहब के साथ, वे हैं डॉक्टर सविता अंबेडकर। सविता अंबेडकर दोस्तों महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। क्योंकि अंबेडकर साहब के एक दोस्त के यहाँ वो एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करती थी, तो बीमारियों के चलते डॉक्टर अंबेडकर भी अपने दोस्त के यहाँ इलाज कराने कभी कभी जाया करते थे। वहीं पे डॉक्टर सविता अंबेडकर से इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए और प्रेम की वजह से उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। दोस्तों डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ इनका विवाह 1948 में हुआ और डॉक्टर सविता अंबेडकर का निधन 2003 में हो गया था। तो दोस्तों ये रही बाबा साहब की प्रारंभिक कुछ जानकारियां। और अगर बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा की बात करें तो बाबा साहब का शिक्षा दीक्षा का जीवन आप लोगों को प्राइमरी एजुकेशन उनकी पता है कि किस तरह से इतर बैठाया जाता था। उनको क्लासरूम में एंट्री नहीं दी जाती थी और उनको खुद की टाट पट्टी ले आकर के क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था। क्लासरूम के बाहर बैठकर ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। इस तरह से एक उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया क्योंकि वे महार नाम की एक अछूत जाति से संबंध रखते थे। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद महाराज गायकवाड़ जो कि बड़ौदा के महाराजा थे, उनके छात्रवृत्ति पर बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने एमए किया, पीएचडी किया और एलएलडी की डिग्री ली। और पीएचडी करने के बाद स्कॉलरशिप पर ही पढ़ते हुए बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। वहां से उन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्री हासिल की। साथ ही ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की भी डिग्री बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ग्रहण की। दोस्तों स्वतंत्र भारत के
प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के बीच आज भी जिंदा है। भारतीय संविधान के जनक और भारतीय गणराज्य के निर्माताओं के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रही बाबा साहब के जीवन की कुछ प्रारंभिक बातें। आइए उनके जीवन के कार्यकाल को देखते हैं। कुछ उनके समाज सुधार, उन्होंने किस तरह के राजनीतिक दल बनाए, उनको किस तरह के पुरस्कार मिले, उनकी भी बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यक्षेत्र और उनकी प्रतिभा की बात करें तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। शिक्षा दीक्षा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भीमराव अंबेडकर के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। उनकी अगर डिग्रियों की बात करें और उनकी शिक्षा की बात करें, विभिन्न क्षेत्रों में उनके शैक्षिक जीवन की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, लेखक, पत्रकार, वकील, शिक्षाविद और अर्थशास्त्री इत्यादि विभूतियों से विभूषित थे। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित बौद्ध आंदोलनों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। साथ ही इन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के भी बहुत सारे काम किए और उनके अधिकारों का समर्थन किया। इनके द्वारा बनाए गए राजनीतिक दलों की बात करें तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी कुछ इनके द्वारा बनाए गए राजनीतिक दल थे, जिनके माध्यम से ये अपनी आवाज उठाते थे और लोगों के लिए भलाई का कार्य करते थे। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, 1990 में इन्हें प्रदान किया गया। साथ ही इन्हें कुछ और भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसा कि एक पुरस्कार है दोस्तों बोधिसत्व, 1956 में दिया गया। बोधिसत्व पुरस्कार जब इन्होंने 1956 में 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। दोस्तों, साथ ही इनको पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम के रूप में भी सम्मानित किया जाता है और इनको द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में एक ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार है, जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा इनको प्रदान किया गया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर ही आधारित थी इनके राजनीतिक करियर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन आप देखेंगे तो संघर्षों से भरा रहा है। उनके जन्म से मृत्यु तक उन्होंने अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए न्याय की लड़ाइयाँ लड़ी। अगर आपको उनकी कहानियाँ, उनके बचपन की कुछ बातें जाननी है तो एक टीवी चैनल मैं आपको बता देता हूँ, G5 करके एक टीवी चैनल है जिस पर डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित उनकी जीवनी को लेकर के एक शो बनाया गया है। तो दोस्तों, ये शो आप लोग जरूर देखें अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप बहुत अच्छे से उनकी छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उनके संघर्षों की, उनके कुछ विचारों की और भारत में उनके कुछ योगदानों की। दोस्तों, इसी कड़ी में बात आती है 1956 में जब उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म से परिवर्तित करके बौद्ध धर्म में लाया तो बहुत सारे लोगों ने, इवन कि गांधी जी ने भी उनके इस बात को कहा कि अंबेडकर को ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु अंबेडकर के उनके अपने इस बात को लेकर तर्क थे। दोस्तों, 1932 में कम्युनल अवार्ड नाम से एक घोषणा पत्र आता है अंग्रेजों का भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। रैमजे मैकडोनाल्ड नाम से एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने एक रैमजे मैकडोनाल्ड ले आए कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड के अंदर दोस्तों भारत के दलितों को लेकर के पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, जिसकी आलोचना गांधी जी कर रहे थे। और दोस्तों, अंबेडकर साहब इस बात के समर्थन में थे कि दलितों को भारत में पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाना चाहिए। इसी को लेकर के गांधी जी और इनके बीच एक समझौता होता है। आप लोग जानते हैं
पूना पैक्ट के नाम से सर्वविदित है, जो कि 1932 में कम्युनल अवार्ड के ही अगेंस्ट एक समझौता हुआ दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी और उनके कुछ अनुयायियों के बीच। दोस्तों, कम्युनल अवार्ड के जब पूना पैक्ट हुआ तो बाबा साहब ने पृथक निर्वाचन की जो उनकी जिद थी दलितों के लिए उसको छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने दलितों के प्रतिनिधित्व को और ज्यादा बढ़ाया। पहले दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 78 हुआ करती थी, लेकिन उसमें उन्होंने प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए 148 सीटों को दलितों के लिए रिजर्व कराया। दोस्तों, ये रही एक उनके जीवन की, राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण बात। लेकिन एक और बात है जिसको लेकर के आजकल चर्चा में है। दोस्तों, 9 अक्टूबर या 5 अक्टूबर समथिंग था, 5 अगस्त था 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय राज्य कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 370 संविधान के अनुच्छेद से किस तरह जुड़े हुए हैं? जब 1947 में संविधान की दशा दिशा निर्धारित करने के लिए बात चल रही थी और इनको मेंबर बनाया गया संविधान सभा का और इन्हें संविधान का प्रारूप निर्धारित करने का जिम्मा सौंपा गया, यानी कि इन्हें जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए बात की गई तो उसमें 370 संविधान के अनुच्छेद को लेकर के बाबा साहब सहमत नहीं थे और 370 के अनुच्छेद को बाबा साहब कभी भी संविधान में शामिल नहीं करना चाहते थे। इसी संबंध में कश्मीर को लेकर के आंदोलन करने वाले शेख अब्दुल्ला से इनकी मुलाकात हुई। तो शेख अब्दुल्ला को बाबा साहब ने 370 के संबंध में कहा था कि आप चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने और भारत कश्मीर में विकास कार्य करे, लेकिन भारत के पास कश्मीर को शासित करने की शक्तियां सीमित हैं। ये आपकी जो बात है मुझे समझ नहीं आती। और उन्होंने सीधा शेख अब्दुल्ला के ऊपर आरोप लगाया कि आप कभी भी कश्मीर को भारत का हिस्सा होने नहीं देना चाहते। तो दोस्तों, 370 कभी संविधान का हिस्सा बने, इस बात को भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे। और संविधान दोस्तों, संसद के अंदर हमेशा से बाबा साहब अपनी बातों को रखने के लिए मुखर रहे थे। और साथ ही दोस्तों, जब ये विधि मंत्री उस समय थे, इनको भारत का पहला विधि मंत्री भी कहा जाता था, विधि और न्याय मंत्री भी कहा जाता है। इन्होंने 1951 के अंदर एक प्रावधान लेकर आए जिसका नाम था दोस्तों हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल पर किसी अन्य वीडियो में सेपरेट चर्चा करेंगे। तो हिंदू कोड बिल में पहली बार जब इनकी संसद के अन्य सदस्यों के साथ नहीं बनी, तभी इन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों, बात करें अगर अंबेडकर की प्रासंगिकता की, तो अंबेडकर की शक्ति आज भी बहुत मायने रखती है। अगर कोई भी, हालांकि भारत के अंदर दलित ही इनको लेकर के राजनीति करते हैं, सरकारें भी राजनीति करती रहती हैं समय समय पे, लेकिन आज भी अंबेडकर का पावर अगर आपको देखना हो तो कभी भी आप अंबेडकर के सिर्फ एक फोटो लेकर के किसी कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर खड़े हो जाते हैं, तब भी आप पर ध्यान दिया जाता है। आज भी ये उनकी ताकत है, उनके जन्म के 132 साल बाद भी। तो दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी और महापुरुष की जीवनी पर बात करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।